नमस्कार। छत्तीसगढ़ के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, श्रमायुक्त दर के श्रमिक, प्लेसमेंट कर्मचारी, ठेका कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। साथियों, जानकारी को आप अंत तक जरूर देखिए और समझने का प्रयास भी कीजिए। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में न्यूनतम मजदूरी की दर जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में लागू हुई है, उसको लेकर भी जानकारी प्राप्त हो रही है और कुछ कर्मचारी संगठनों के द्वारा छत्तीसगढ़ में हड़ताल के बारे में भी जानकारी दी गई है। उसके बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी बताऊंगा कि कुछ कर्मचारी संगठनों के द्वारा हड़ताल को लेकर क्या कुछ रुख अपनाया गया है और अपने संगठन के जो कर्मचारी हैं और पदाधिकारी हैं उनके लिए हड़ताल को लेकर क्या कुछ जानकारी उनके द्वारा दी गई है। तो सभी प्रकार की जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूनतम मजदूरी की दर के बारे में, जो मध्य प्रदेश में हाल ही में लागू हुई है और वहाँ पर अब कर्मचारियों को जो दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले श्रमिक हैं उनको न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ी हुई मिलेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये बढ़ी हुई दर 2027 में लागू होगी, क्योंकि जो न्यूनतम मजदूरी की दर है हर 5 साल में सरकारों के द्वारा इसको रिवाइज किया जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि ये इस दर को 5 वर्ष अधिकतम और खींच सकती है। तो छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से न्यूनतम मजदूरी की दर में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि सरकार के द्वारा इसको 5 साल और आगे बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश की जो न्यूनतम मजदूरी की दर है, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कितनी लागू हुई है और वहाँ पर कब लागू हुई थी, लेकिन स्टे लग जाने की वजह से इस दर को फिलहाल के लिए वहाँ पर रोक दिया गया था, लेकिन अब जो स्टे है वहाँ से हट चुका है, जिस वजह से मध्य प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की जो बढ़ी हुई दर है वह लागू हो चुकी है। तो आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम मजदूरी की दर है वहाँ पर लागू हो चुकी है और वहाँ के कर्मचारियों को अब इसका लाभ भी मिलना चालू हो चुका है। चूँकि न्यूनतम मजदूरी की दर अभी छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर विगत 8 वर्ष से इस मजदूरी की दर को लागू नहीं किया गया। कुछ कर्मचारी संगठन लगातार इसको लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि एमपी में जो 10 वर्ष है 2023 में हो गया था, लेकिन कोर्ट से स्टे और एरियस के विवाद की वजह से 2025 से वहाँ यह दर लागू हुई है, क्योंकि स्टे लग जाने की वजह से इसमें देरी हो चुकी थी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 2017 में न्यूनतम मजदूरी की दर को अंतिम बार बढ़ाया गया था। 10 वर्ष 2027 में यहाँ पर होगा और फिर से ये दर छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी। न्यूनतम मजदूरी की दर की अगर बात करें तो 5 साल में बढ़ने का नियम है, लेकिन उस नियम के अनुसार 2022 में इसको छत्तीसगढ़ में बढ़ना था, लेकिन राज्य सरकार के पास वीटो पावर होने की वजह से इसे अधिकतम 5 वर्ष तक सरकार टाल सकती है। पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में इसको टाल दिया गया था और आज छत्तीसगढ़ में 8 वर्ष हो चुके हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 2027 में छत्तीसगढ़ में ये न्यूनतम मजदूरी की दर है बढ़ाई जाएगी। 10 वर्ष में इसको बढ़ाना ही पड़ेगा, इससे अधिक सरकार इसको नहीं खींच सकती है। तो मध्य प्रदेश में जो दर बढ़ाई गई उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कितनी दर बढ़ी है। आप इसमें देख सकते हैं एक सारणी के माध्यम से मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए दर वहाँ पर बढ़ा दी गई है। 30 दिन के मान से आंकड़े रुपए में इसमें बताए गए हैं। श्रमिकों का वर्ग इसमें बताया गया अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल। न्यूनतम वेतन की बात करें तो प्रति माह प्रति दिन के हिसाब से इसमें बताया गया है और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता, कुल वेतन और राउंड अप करके जो दैनिक दर है रुपए प्रति दिन के हिसाब से इसमें बताई गई है। अकुशल की बात करें तो इसमें प्रति माह 95.75 प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो 319.17 रुपये। परिवर्तनशील महंगाई भत्ता प्रतिदिन और प्रति माह के हिसाब से देखा जाए तो 2275, जो कि प्रतिदिन के हिसाब से 75.83 रुपये होता है। कुल वेतन की बात करें तो 11,850 रुपये, प्रतिदिन के हिसाब से 395 रुपये इसमें हो रहा है, जिसको राउंड फिगर में 395 रुपये इसमें बताया गया। ये आकुशल का मैंने आपको बताया। इसी प्रकार से अर्धकुशल की बात करें तो 10,571 रुपये इसमें प्रति माह और प्रतिदिन 352.37 रुपये। इसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सभी का एक समान है 2275 और प्रतिदिन के हिसाब से जो महंगाई भत्ता है 75.83 रुपये है। तो कुल वेतन इसमें अर्धकुशल का बन रहा है 12,846, जो कि प्रतिदिन के हिसाब से 428.20 रुपये होता है। इसको राउंड फिगर में 428 रखा गया है।
इसी प्रकार से आपका कुशल दर के जो कर्मचारी हैं इनको 12,294 प्रति माह के हिसाब से न्यूनतम वेतन मिल रहा था, और जो कि प्रतिदिन के हिसाब से 409.80 रुपये होता है। और अब इसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद ये इनको मिलेगा 14,569 प्रतिदिन के हिसाब से 485.63 रुपये हो रहा है, जो कि 486 राउंड फिगर में कर दिया गया। इसी प्रकार से उच्च कुशल का देखा जाए तो 13,919 प्रति माह के हिसाब से न्यूनतम वेतन, प्रतिदिन के हिसाब से 463.97। इसमें महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद ये आपका हो जाएगा 16,194, जो प्रतिदिन के हिसाब से 539.80 रुपये होता है। राउंड फिगर में इसको 540 रुपये कर दिया गया है। तो साथियों, मध्य प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि हो चुकी है। कोर्ट से स्टे लगने के बाद वहां पर इसको रोक दिया गया था। अब कोर्ट का जो फैसला आया है, जिस वजह से वहां पर इसको फिर से लागू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के दैनिक मासिक श्रमिकों के द्वारा लगातार सवाल पूछे जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में न्यूनतम मजदूरी की दर कब रिवाइज होगी। तो 10 साल में इसको अब सरकार को करना ही पड़ेगा। हालांकि जो नियम है 5 साल में इसको सरकार को बढ़ाना रहता है, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के द्वारा इसको नहीं बढ़ाया गया। वीटो पावर का इस्तेमाल करके इसको 5 साल और खींच लिया गया। तो अब इसका जो 10 साल है, 2027 में 10 साल होगा छत्तीसगढ़ में, और 10 साल से अधिक इसको सरकार नहीं खींच सकती है। 10 साल में सरकार को किसी भी कीमत में इसको छत्तीसगढ़ में लागू करना पड़ेगा। तो जो बढ़ा हुआ महंगाई, न्यूनतम मजदूरी की दर और परिवर्तनशील महंगाई भत्ता है, 2027 में ही छत्तीसगढ़ के दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको इसका लाभ छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हड़ताल के संबंध में। कुछ कर्मचारी संगठनों के द्वारा हड़ताल का आगाज़ किया गया है। तो दैनिक श्रमिक मोर्चा के द्वारा इस पर अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है अपने कर्मचारी संगठनों के माध्यम से, और जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है हड़ताल में शामिल होने को लेकर, कि उनको हड़ताल में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो किन शर्तों पर उनको हड़ताल में जाना चाहिए। इस पर छत्तीसगढ़ के जो श्रमिक मोर्चा है उसके द्वारा कहा गया कि छत्तीसगढ़ में किसी भी संगठन को हड़ताल में अगर जाना है तो वह बिना चंदा के जाए, उसका स्वागत है। हड़ताल में कई सूत्रीय मांग ना होकर एक सूत्रीय बारीक कमेटी में सदस्य बनाने के लिए हड़ताल होना चाहिए, जिसका स्वागत और समर्थन श्रमिक मोर्चा के द्वारा किया गया है। यदि इस एक सूत्रीय मांग के अलावा और कोई भी चंदा बारकोड के माध्यम से लेने के लिए हड़ताल की जा रही है तो उसका संगठन विरोध करता है। उससे श्रमायुक्त दर के 36,000 बिना नियुक्ति पत्र, बिना रिक्त पद वालों को दूर रहना चाहिए। अपने भीड़ का दुरुपयोग उसमें होने से उनको अपने आप को बचाना चाहिए। इसमें आगे बताया गया कि अनेक सूत्रीय मांग से कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा और जब भी होगा कमेटी में सदस्य बनाने से ही होगा। श्रमिक मोर्चा के द्वारा यह भी बताया गया है कि जब भी कमेटी में पदाधिकारियों को सदस्य बनाया जाएगा तो उसमें जो 30 प्रकार के अलग अलग अनियमित कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार को अलग अलग नियम कायदा बनाना होगा। सरकार के वादा के हिसाब से 28 नंबर पेज के बिंदु क्रमांक 2 में इसको शामिल किया गया है। इसको आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई कर्मचारी संगठनों का ये भी कहना है कि कर्मचारी हैं जो उनको इस कमेटी में शामिल करने को लेकर कोई भी घोषणा पत्र में वादा नहीं किया गया था। तो आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, नियमित कर्मचारियों की तरह अनियमित कर्मचारियों को भी जो कमेटी बनाई गई है उसमें सदस्य बनाया जाएगा। और इसको लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा भी वीडियो जारी करके स्पष्ट तौर पर कहा गया है। और जो सांसद हैं विजय बघेल जी के द्वारा भी इसमें कहा गया है। दोनों ही वीडियो को आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या कुछ कहा गया है। साथ ही श्रमिक मोर्चा के द्वारा कहा गया है कि चंदा बरारी का धंधा हमारा संगठन उसकी निंदा करता है। इस प्रकार से हड़ताल अगर होती है तो इसमें किसी भी अनियमित कर्मचारी को शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी हड़तालें केवल चंदा उगाही के लिए की जाती हैं। बारकोड के माध्यम से हो या फिर अन्य माध्यम से हो, चंदा लेने के लिए ही ये कुछ दिनों की हड़ताल होती है। और इस हड़ताल से कुछ भी हासिल कर्मचारियों को नहीं होता है, समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है। और कई प्रकार की मांग इसमें शामिल होने से एक भी मांग सरकार के द्वारा पूरी नहीं की जाती, क्योंकि जो भी मांगें इसमें की जाती हैं काफ़ी लंबी चौड़ी मांगें होती हैं। बहुत सारा मांग पत्र शामिल कर लिया जाता है। कई मांगें तो ऐसी होती हैं जो बिना मतलब की होती हैं। इसीलिए इन सभी मांगों को हटाकर एक सूत्रीय मांग अगर होती है कि जो नियमितीकरण स्थायीकरण के लिए कमेटी गठित की गई है उसमें अनियमित कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल किया जाए। जैसा कि आप वीडियो में आगे देखेंगे, सांसद विजय बघेल जी के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 2-2 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को कमेटी में शामिल किया जाएगा और इनकी मांगों को इसमें निराकरण किया जाएगा।
विजय बघेल जी के द्वारा ये भी बताया गया कि कर्मचारी संगठन कितने प्रकार के हैं। इसमें उनके द्वारा गिनाया भी गया है कि अनियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कई प्रकार के कर्मचारियों का उनके द्वारा जिक्र किया गया जो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। इन सभी के 2-2 पदाधिकारियों को शामिल करने की बात उनके द्वारा वीडियो में कही गई है। और कर्मचारी संगठनों को भी ये चाहिए कि सबसे पहले भी जो अनियमित कर्मचारियों के लिए जो कमेटी गठित की गई है, जो कि घोषणा पत्र 28 नंबर पेज के बिंदु क्रमांक 2 में इसको शामिल किया गया है, उसको आप पढ़िए, समझिए कि घोषणा पत्र में क्या कुछ वादा किया गया है, अपने प्रकार को समझिए। 30 प्रकार के अलग अलग कर्मचारी हैं और अपने प्रकार के हिसाब से आप शासन के समक्ष मांग को रखिए। मोर्चा के द्वारा कहा गया है कि जो हड़ताल केवल चंदे के लिए की जा रही है, इसका हम विरोध करते हैं और अन्य कर्मचारी संगठनों से भी ऐसी हड़तालों में शामिल ना होने की अपील उनके द्वारा की गई है। तो साथियों, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बहुसूत्रीय मांग को शामिल करके क्या आप सरकार से एक भी मांग को पूरा करवा सकते हैं। अगर एक सूत्रीय मांग रही तो उसमें कई सूत्रीय मांगों को आप पूरा करवा सकते हैं। अगर आप कमेटी में शामिल हो जाते हैं तो फिर वहां पर अपनी बहुसूत्रीय मांगों को शासन के समक्ष रख सकते हैं और जो जायज़ मांगें होंगी उनको हो सकता है सरकार पूरा कर दे। लेकिन हड़ताल में आप बहुसूत्रीय मांगों का ज्ञापन सरकार को अगर सौंपते हैं तो आप पुरानी हड़तालों को उठाकर देख लीजिए, एक भी मांग सरकार ने पूरी नहीं की है। तो ऐसी हड़तालों का जो अंजाम है वह शून्य घोषित होता है और किसी भी प्रकार की कोई मांग सरकार पूरी नहीं कर पाती है। आपका समय भी बर्बाद होता है, चंदे के रूप में आपका पैसा भी बर्बाद होता है और झोली भरती है तो केवल उन कर्मचारी संगठनों की भर्ती है जो चंदे के लिए केवल हड़ताल करते हैं। तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको ऐसी हड़तालों में शामिल होना है या फिर आपको एक जायज़ तरीके से मांग को सरकार से पूरा करवाना है, जो कि कमेटी में सदस्य बनने से ही आपकी पूरी हो सकती है। इसके लिए आप सुन सकते हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा मध्य प्रदेश और हरियाणा का उदाहरण दिया गया था। उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर ये कहा गया था कि जो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है उनके द्वारा नियमितीकरण, स्थायीकरण किया गया है, हरियाणा में किया गया, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी किया जाएगा। विजय बघेल जी के द्वारा अलग अलग कर्मचारी संगठनों के 2-2 पदाधिकारियों को कमेटी में शामिल करने की बात कही गई है। उस वीडियो को भी आप गौर से सुनिए और समझिए और अपने स्वविवेक से काम लीजिए। तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए और इसके बाद फिर आप कमेंट में भी बताइए कि जो जानकारी मेरे द्वारा दी जा रही है क्या वह सही है या फिर जो दैनिक श्रमिक मोर्चा के द्वारा कर्मचारी संगठनों से अपील की जा रही है क्या आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सुनते हैं उस वीडियो को जो ओपी चौधरी जी के द्वारा और विजय बघेल जी के द्वारा जारी किया गया था। मैं विजय बघेल, भारतीय जनता पार्टी चुनावी घोषणा पत्र के संयोजक। सबो हमारे अनियमित कर्मचारी मल्ला, चाहे वो दैनिक वेतन भोगी हो, चाहे संविदा हो, चाहे अनुकंपा वाले हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो और अन्य प्रकार के जो नामित कर्मचारी है वो सब में है बहुत बहुत दिवाली के और धनतेरस के बधाई शुभकामना देता हूँ। और हमार सरकार ये वक्त के चुनाव ये संकल्प ले है, हम सब मिल के ले हन और मोदी जी के भी संकल्प है कि आप सब मन के संघर्ष हम सब प्रणाम करत हन और आपके हर समस्या ला हम एक समिति बना के, जे समिति में आपके संगठन के भी 2-2 व्यक्ति रही और उस समस्या ला हम बहुत जल्दी 100 दिन में पूरा करबो। ये बात कि हम संकल्प लेवत हन। आप सब ला बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। मैं कहना चाहूँगा कि नियमितीकरण, स्थायीकरण संविदा कर्मचारियों का, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का बहुत ही बड़ा विषय है। दोस्तों, कई साथियों ने मुझे फोन भी किया कि नियमितीकरण के मामले में क्या स्टैंड है। जो बहुत स्पष्ट स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की सरकार को आप जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी वाली सरकार को, वहां तो कोई घोषणा पत्र में वादा नहीं किया गया था, फिर भी स्थायीकरण के बारे में एक अच्छा ऐतिहासिक निर्णय मध्य प्रदेश में हुआ है। इसी तरह से हरियाणा सरकार में आप जाकर देख सकते हैं, वहां भी एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय जो कर्मचारियों के स्थायीकरण, नियमितीकरण के संदर्भ में लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ही कर्मचारियों की हिमायती सरकार रही है, हमेशा कर्मचारियों का पक्ष लेती रही है। इसमें कमेटी के बारे में डिसीजन लिया गया है। कमेटी में संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी समिति में सम्मिलित करने की बात कही गई है। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं
स्थायीकरण का रास्ता, नियमितीकरण का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ही प्रशस्त करेगी। और आपका ओपी चौधरी आप लोगों के इस अधिकार के लिए हमेशा संकल्पबद्ध होकर, प्रतिबद्ध होकर ये लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ता रहेगा। साथियों, आपने सुना कि विजय बघेल जी के द्वारा कहा गया है कि सभी अनियमित कर्मचारी संगठन के 2-2 पदाधिकारियों को कमेटी में शामिल किया जाएगा और आपकी मांगों को हम 100 दिन में पूरा करेंगे। मोदी जी के द्वारा भी ये संकल्प लिया गया है और भी कई प्रकार की बातें उनके द्वारा वीडियो जारी करके की गई हैं। इसी प्रकार से वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश हरियाणा की तर्ज पर नियमितीकरण, स्थायीकरण किया जाएगा, समिति बनाई जाएगी, समिति गठित हो चुकी है। अब सभी अनियमित कर्मचारी संगठनों को बल्क में आवेदन देना होगा कि उनके पदाधिकारियों को इस कमेटी में शामिल करें और अपनी जायज़ मांग, सबसे पहले अपने प्रकार को समझते हुए अपनी जायज़ मांग को आप कमेटी के समक्ष रखिए और उसको पूरा कराने का प्रयास आपको करना होगा। अगर आपकी जायज़ मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है तो फिर कहीं जाकर आप हड़ताल का रास्ता अपना सकते हैं। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हड़ताल की जा रही है उसमें जो ज्ञापन होता है उसमें बहुसूत्रीय मांगों को ना रखकर एक सूत्रीय मांग को आपको रखना होगा। अगर आपकी एक सूत्रीय मांग पूरी होती है तो उसी में आपकी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। अगर आप नियमितीकरण, स्थायीकरण की एक सूत्रीय मांग रखते हैं तो फिर आपका आगे का जो मार्ग है वह प्रशस्त होगा और फिर आप अपनी और भी मांगों को सरकार से पूरा करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही 15 या 20 प्रकार की मांगों को अपने ज्ञापन में रख देते हैं तो फिर आपने देखा है कि जितनी भी हड़तालें हुई हैं उसमें एक भी मांग सरकार ने पूरी नहीं की है। आप कई हड़तालों को देख सकते हैं, कई कर्मचारी संगठनों के द्वारा हड़ताल की गई है, चाहे वह नियमितीकरण, स्थायीकरण के लिए हो या फिर किसी अन्य मुद्दे के लिए हो। आज तक सरकार ने उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाती है कि इतनी सारी मांगों को कैसे पूरा करेंगे। इस पर कई प्रकार के बजट को लेकर भी दबाव आ जाता है कि इतना बजट इसमें लगेगा और इससे कहीं ना कहीं सरकार अपने आप को अलग कर लेती है। और आपने देखा होगा कि अनियमित कर्मचारियों की एक भी मांग पूरी नहीं हो पाई। इसीलिए एक सूत्रीय मांग कीजिए और मजबूती के साथ कीजिए। सभी कर्मचारी संगठन एक मंच पर आकर मांग को रखिए, एक सुर में एक सूत्रीय मांग आप कीजिए। सरकार को आपकी मांग पूरी करनी पड़ेगी। अगर अलग अलग कर्मचारी संगठन अलग अलग मांगों को रखते हैं तो फिर ऐसे में जो परिणाम है कहीं ना कहीं शून्य होगा, आपकी एक भी मांग पूरी नहीं हो पाएगी। हड़ताल करते रहिए, चंदा देते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। निर्णय आपको लेना है। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्या जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है सही है। अगर आपको लगता है कि जानकारी सही है तो कमेंट में लिखिए। अगर आपको लगता है कि जानकारी आप गलत दे रहे हैं तो उसको भी आप बताइए। बाकी निर्णय आपके हाथ में है। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने अन्य साथियों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।